हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। कल हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे के बारे में समझा था। जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन की 4 स्टेप होती है। उन 4 स्टेप में हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया है, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे। अब हमारी सेकंड स्टेप जो है वो होती है पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, और थर्ड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है। अब जो हमारी सेकंड स्टेप होती है जिसे हम लोग पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है। मतलब उसमें केवल एक ही रिएक्शन होती है बस। और उस प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड बना था हमारा, पायरुविक एसिड आप लोगों को कल भी बताया था ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जो हमारी सेकंड स्टेप होती है जिसे हमने पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और इस सिंगल स्टेप प्रोसेस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल, 2 NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों NADH2 से 6 एटीपी प्रोड्यूस होती है। मतलब एक NADH2 से 3 एटीपी बनती है, मैंने कल भी आपको बताया था। और चूंकि 2 NADH2 बनते हैं इस प्रोसेस में, तो उन दोनों NADH2 से टोटल 6 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप जो रेस्पिरेशन की है ये केवल सिंगल रिएक्शन प्रोसेस है, बट इसमें टोटल आपकी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे 6। और इस प्रोसेस की क्या रिएक्शन होती है, जब हम लोग, मैं आपको अभी क्रेब्स साइकिल समझाऊंगा तब आपको उसका डायग्राम अभी बना के आपको समझाऊंगा, उसमें ये प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप होता है, इस थर्ड स्टेप में जो कि हमारा क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल जो है इसकी डिस्कवरी क्रेब्स साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको खोजा उन्होंने, जो बर्ड्स होते हैं उनकी मसल्स सेल्स के अंदर। और चूंकि इन साइंटिस्ट का नाम क्रेब्स था इसलिए इस साइकिल का नाम पड़ गया क्रेब्स साइकिल। और इस साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब जो पहला स्थायी उत्पाद जो रहता है वो आपका बनता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं। तो इससे इस प्रोसेस के 3 नाम हैं। एक तो आपका क्रेब्स साइकिल है, एक आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, और एक आपका TCA साइकिल है। और इस प्रोसेस की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और इस पूरी प्रोसेस में टोटल 24 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो 24 तो आपके क्रेब्स साइकिल के हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया 6 एटीपी मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप के हो जाएंगे, और 8 एटीपी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के हो जाएंगे। तो आप लोग अगर इसको प्लस करके, मतलब 8 करके समझे, तो 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 8 इज इक्वल टू 38। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तब हम लोगों को 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते। तो ये आपको अब पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग उस रिएक्शन में, जो हम रिएक्शन लिखते हैं रेस्पिरेशन की, C6H12O6 प्लस 6O2, और एरो लगाते, एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं साइटोप्लाज्म, नीचे लिखते माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद लिखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O
प्लस 38 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस में ये सारी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, जो मैंने अभी आपको समझाई कि कैसे, मतलब एक इस ये तो केवल अपने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी। अब इस रिएक्शन की ये मैकेनिज्म है जिसमें अपने 4 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब किसी बिना किसी रुकावट के, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया और उससे 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा कल आपको जो मैंने ग्लाइकोलाइसिस बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी 10 स्टेप प्रोसेस में ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड था, वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उससे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। और वो दोनों पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल है वो आपकी सेकंड स्टेप में एंटर करते हैं, और इस सेकंड स्टेप प्रोसेस का नाम है आपका पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन। और इस पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन के कारण आपका पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करता है। इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अपना एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस का, चूंकि एक ये चैप्टर है और पूरी यूनिट है, तो इस चैप्टर में से जो आपके क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस अगर नहीं पूछेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में क्या डिफरेंस होता है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को क्रेब्स साइकिल समझा रहा हूँ। वो तो क्रेब्स साइकिल का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि क्रेब्स साइकिल या टीसीए चक्र क्या है, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको चक्र बनाकर या चित्र बनाकर समझाइए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा और पूरी इसकी जितने भी इसमें क्या क्या रिएक्शन होती है और उन रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंसेस बनते हैं और वो सब्सटेंसेस कौन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनते हैं, तो उन एंजाइम्स के नाम भी आपको प्रॉपर लिखना पड़ेंगे, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। तो कैसे ये स्टेप होती है प्रोसेस उसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो बोर्ड पे डायग्राम बना है, ये बोर्ड पे डायग्राम सेकंड और आपकी थर्ड दोनों प्रोसेस का, मतलब ये पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन का भी है और आपका क्रेब्स साइकिल का भी है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर हम लोग इसको समझने के बाद फिर हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम समझेंगे, जो कि 11th लेवल पे बोर्ड के एग्जाम में लगभग अभी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा और एनुअल एग्जाम में भी आएगा। क्या डिफरेंस ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में प्रमुख अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा ग्लूकोज था उससे पायरुविक एसिड बन गया था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, कितने मॉलिक्यूल बने थे? 2। ये दोनों मॉलिक्यूल जो है आपकी सेकंड स्टेप में एंटर करेंगे, तो ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है। इस प्रोसेस में 3 मतलब रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। एक तो इसमें कोएंजाइम में जुड़ता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलता है और NADH2 में चेंज होता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। तो पायरुविक एसिड एंजाइम होता है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और डिकार्बोक्सिलेज। इन दोनों एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने कल भी बताया था, आज फिर डबल से बता रहा हूँ, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब 3 कार्बन में से 1 कार्बन आपका CO2 के रूप में निकल गया और जहाँ पे कोएंजाइम भी जुड़ गया, तो ये नया कंपाउंड बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनेगा
ये एसिटाइल कोएंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को इंटरलिंक्ड करता है, मतलब उनको जोड़ता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना गया है किसको? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। और ये जो सिंगल स्टेप प्रोसेस हुई जिसमें पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, ये हमारे रेस्पिरेशन की सेकंड स्टेप है। और ये जो इसमें चूंकि अपन दो पायरुविक एसिड बनेंगे तो दो NADH2 बनेंगे, ये दोनों NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर 6 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक NADH2 का मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो उससे 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल जाता है तो उससे 2 ATP बनते हैं। तो जहाँ पे 2 NADH2 बनेंगे तो 2 × 3 = 6। तो इस प्रोसेस का जो नेट गेन है वो 6 ATP का है, मतलब इस प्रोसेस का जो शुद्ध लाभ है वो 6 ATP मॉलिक्यूल का है। और वो चूंकि इस प्रोसेस में अपनी कोई एनर्जी तो लगी नहीं, तो जो भी बनी वो हमारा नेट गेन ही कहलाता है। अब ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बन गया है। ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पहले से ही प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो रहता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। उस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है वो रिएक्शन करता है, और ये प्रोसेस सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है और कंपाउंड बनता है सिट्रिक एसिड। क्योंकि इसमें प्रोसेस में पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बना सिट्रिक एसिड, इसलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब जो सिट्रिक एसिड बनता है वो सिट्रिक एसिड सिस एकोनेटिक एसिड में चेंज हो जाता है, और सिस एकोनेटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है। कार्बन वैल्यू इसकी भी बराबर रहती है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन है, और ये भी 6 कार्बन है। अब आइसोसिट्रिक एसिड जो रहता है इससे फिर हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जहाँ पे अब सबके 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये याद रखना क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे अपने ग्लाइकोलाइसिस के एंड में। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, इस आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब इससे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। उन हाइड्रोजन आयन को NAD के मॉलिक्यूल लेते हैं और NADH2 में चेंज हो जाते हैं, और NADH2 फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर अपने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, 3 ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच NADH2। तो टोटल NADH2 अभी भी यहाँ भी कितने बनेंगे? 2। वो मैं आपको ATP का काउंट करना और समझाऊंगा अलग से, अभी तो आप ये प्रोसेस समझे। अब आपका आइसोसिट्रिक एसिड काय में चेंज हो गया? ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में। अभी भी 6 कार्बन है। अब ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मतलब एक कार्बन और माइनस हो गई, वो एंजाइम लगेगा डिकार्बोक्सिलेज, तो ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो है आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो रहता है उसमें ये कोएंजाइम में जुड़ जाता है, और एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और NAD/NADH2 में चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो इस प्रोसेस जैसी रिएक्शन यहाँ पर होती है। कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है? CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, कोएंजाइम में जुड़ रहा है, NAD से NADH2 बन रहे हैं, ठीक है ना। मतलब डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है वो सक्सिनिल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। सक्सिनिल कोएंजाइम में जो रहता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। अब सक्सिनिल कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम क्या है? ये कोएंजाइम जब रिलीज होता है, मतलब जब वो टूट निकलता है, तो उसमें एक स्पेशल टाइप का लेरिएटेड बॉन्ड होता है, मतलब ऐसा लहरियेदार बॉन्ड होता है। और जब वो बॉन्ड हाइड्रोलाइज होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है जहाँ पे जब सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो GDP का मॉलिक्यूल GTP में फास्फोराइलेट हो जाता है, और GTP बराबर ATP। तो जहाँ पर 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आपका सक्सिनिक एसिड जो रहता है वो फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होता है। अब ये कार्बन बराबर रहेगा, अब कार्बन का जो होना था वो हो गया। अब सक्सिनिक एसिड जो है उससे फिर हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, उन हाइड्रोजन आयन को FAD लेकर FADH2 में चेंज हो जाता है और फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। ये FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, और आपका एक FADH2 से आपकी 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और मेलिक एसिड वापस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जब मेलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा फिर NAD/NADH2 में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा
वापस एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है। साइकिल में क्या होता है, जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है वहीं पे एंड होती है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में, ये पूरी प्रोसेस जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से ये सारी रिएक्शन हुई, इस प्रोसेस को हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब इस क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, एनर्जी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब आइसोसेट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड बनेगा, जब दो NADH2 बनेंगे। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा, जब दो NADH2 बनेंगे। तो दो NADH2 और दो NADH2 टोटल हो गए आपके 4 NADH2। फिर उसके बाद जब मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, जब दो NADH2 बनेंगे। ठीक है ना, तो टोटल NADH2 हो गए 2 और 2 4 और 2 6, और 6 गुणित 3 18, और दो FADH2 बनेंगे। दो FADH2 गुणित मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 18 और 4 कितने हो गए 22, और दो GTP बनेंगे। दो GTP बराबर बराबर 2 ATP। तो टोटल हो गई आपकी 18 प्लस 2 प्लस 4, मतलब टोटल आपकी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 24 ATP। तो क्रेब्स साइकिल का जो टोटल नेट गेन होएगा वो आपका 24 ATP का होगा। और वो 24 ATP कब बन जाएगी? जब इस प्रोसेस में बने जितने भी NADH2 हैं और FADH2 हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, तब जाकर हमारा ये ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, तो क्रेब्स साइकिल का जो एनर्जी गेन है, वो एनर्जी गेन कितने का होता है? 24 ATP का। और पायरुविक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन का कितने का होता है? 6 ATP का। 24 और 6 कितने हो गए? 30। और ग्लाइकोलाइसिस का कितने का होता है? 8। तो 30 और 8 कितने हो गए? 38। इस प्रकार से हमारा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब हमारा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा जो रेस्पिरेशन की सेकंड और जो थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप मतलब पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन और आपका क्रेब्स साइकिल, इन दोनों प्रोसेस के का ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस, हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना। अब आप लोग CO2 गिनना चाहो तो गिन लो। अपन लिखते हैं ना C6H12O6 प्लस 6O2, एरो लगा के लिखते 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। तो 2 CO2, 2, फिर उसके बाद 2 CO2 जहाँ पे, 2 और 2 4, और 2 CO2 जहाँ पर 6 CO2 ये अपनी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि जहाँ पे अपन ने क्या करा, एक एक इसलिए लिखा है क्योंकि जहाँ पे अपन ने एक ही सिंगल पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को जहाँ पर एंटर करवाया। अगर यहाँ पे अपन हर जगह दो, जहाँ पे पायरुविक एसिड 2 बने थे, तो जहाँ पे हर जगह अपने को 2 लिखना पड़ता। तो ये अपना यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट? ये क्योंकि इसकी इस प्रोसेस के लिए जितने भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोसेस में जितने भी एंजाइम हमारे लिए आवश्यक होते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन या माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस में जबकि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और इस प्रोसेस में अपने को टोटल नेट गेन 24 ATP का होता है। ठीक है ना, और 6 ATP सेकंड वाली की, 24 और 6 30, और 8 ग्लाइकोलाइसिस की, टोटल हो जाएगी आपकी 38 ATP। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका क्रेब्स साइकिल और पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन मतलब सेकंड स्टेप और रेस्पिरेशन की थर्ड स्टेप का ये जॉइंट डायग्राम है। ठीक है ना, एक बार और डबल से समझा रहा हूँ। पायरुविक एसिड बना, उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ेगा। जैसे ये रिएक्शन होगी, सिट्रिक एसिड बन जाएगा, मतलब हमारा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड बनेगा, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, कोएंजाइम में जुड़ेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में से कोएंजाइम निकलेगा, तो जीडीपी का मॉलिक्यूल जीडीपी में फास्फोराइलेट हो जाएगा और आपका सक्सिनिक एसिड बनेगा। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा डिहाइड्रोजिनेशन से, और हाइड्रोजन आयन को जहाँ पे एफएडी लेगा और एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड से मेलिक एसिड बनेगा और मेलिक एसिड वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा
और जब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा तो जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा और NAD NADH2 में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे टोटल NADH2 बनेंगे 6 और FADH2 बनेंगे 2 और GTP के मॉलिक्यूल बनेंगे 2, ठीक है ना। और हर एक NADH2 से बनेंगे आपके 6 ATP, 3 ATP, तो 6 × 18 और हर एक FADH2 से बनेंगे 2 ATP, 2 × 2 बराबर 4, 18 और 4 कितने हो गए 22 और 2 GTP बराबर 2 ATP, 22 और 2 24। इस प्रकार से हमारा एक क्रेब्स साइकिल का पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस ये मतलब इस रेस्पिरेशन में जितनी भी 3 रिएक्शन 4 है, इन चारों में सबसे ज्यादा एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है ये। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग आप लोगों को आप सूझ पड़ेगी कि अभी तक तो 10वीं तक तो हम रटते आए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब सूझ पड़ी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इतने अमाउंट में एनर्जी को प्रोडक्शन करता है और उस एनर्जी को नॉट ओनली प्रोडक्शन करता है, उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर भी करके रखता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हमारा जो कि 11th क्लास में ये क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में क्या डिफरेंस है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को जैसा हम लोग कोई भी डिफरेंस आता तो हम लोग उस पर पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक साइड में अपन ग्लाइकोलाइसिस लिखेंगे और दूसरी साइड में हम लोग क्रेब्स साइकिल लिखेंगे, है ना। हम हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। क्यों कहते हैं वो मैंने कल भी बताया था कि इसको 3 साइंटिस्ट थे, एम्बडेन, मेहराप और पारनास, उन्होंने इसे खोजा था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया EMP पाथवे। इसको क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल का तो इसलिए कह दिया क्योंकि इसकी डिस्कवरर कौन थे, क्रेब्स थे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो रहती है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस जो रहती है इसमें टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब टोटल ऐसे तो 10 प्रोड्यूस होते हैं पर हमारे जो नेट गेन होता है वो 8 ATP का होता है। और जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है इसमें टोटल 24 ATP मॉलिक्यूल का हमें नेट गेन होता है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट नीड या डज नॉट रिक्वायर्ड O2। और क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब क्रेब्स साइकिल नीड्स ऑक्सीजन। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस जो रहती है वो एक लीनियर पाथवे है, मतलब लीनियर मतलब जो एंड में जो सबस्ट्रेट मतलब जो एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस रिएक्शन में वापस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ये रेखी पथ है, मतलब लीनियर पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस। और जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो चक्रीय प्रक्रिया है, मतलब क्रेब्स साइकिल इज ए साइक्लिक प्रोसेस। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और क्रेब्स चक्र में आपका सिट्रिक एसिड बनता है और सिट्रिक एसिड का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उससे आपका वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और इसलिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। इसके और जो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होता है, और जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है केवल एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो ये आपके ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में मेजर डिफरेंस हो गए, ठीक है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर अनेक बार पूछा गया है और आप लोगों को भी आ सकता है। प्रश्न कैसे आएगा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में प्रमुख अंतर लिखिए, राइट द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये अगर इनमें से आप 5 पॉइंट भी लिख दोगे, मैंने तो आपको 6-7 पॉइंट बताए, उनमें से 5 पॉइंट भी अच्छे अच्छे लिख दिए आपने तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आज अपना रेस्पिरेशन की तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल।
और आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में डिफरेंस भी आपको मैंने अभी समझा दिया, ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड वन वर्ड क्वेश्चन दो आ सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोशिका के कोशिका द्रव्य में, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और अगर आपसे पूछे कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, तो उसमें आपको लिखना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना। ये दो आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है ना। और ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी मॉलिक्यूल बनती है, 10, पर शुद्ध लाभ कितने का होता है, 8 का। और आपका क्रेब्स साइकिल में टोटल एटीपी बनती है 24 एटीपी, ठीक है ना। और एक NADH2 से कितने एटीपी बनती, 3। और एक FADH2 से कितने एटीपी बनते, 2 एटीपी बनते। तो ये आपका पूरा रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म थी। इसमें एक स्टेप और बची अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना, वो हम लोग कल समझेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।